बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान 6 रोज़ा लड़ाई के बाद आर्मेनिया की जानिब से जंग बंदी पर रजामंदी की स्टेटमेंट सामने आ गई। जब ये लड़ाई शुरू हुई 27 सितंबर 2020 को, उस वक्त से ही रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और ईरान की जानिब से सालसी की पेशकश की जा रही थी, जंग बंदी का मुतालबा किया जा रहा था। लेकिन अज़रबैजान और साथ ही आर्मेनिया के जो वज़ीर आज़म हैं निकोल पशिन्यान, उनकी जानिब से बड़ी स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट सामने आ रही थी कि जंग बंदी नहीं होगी, अब ये जंग शुरू हो चुकी है और इसे जो है एंड तक लेके जाएंगे। लेकिन 6 रोज में ऐसा क्या हुआ कि आर्मेनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान का बयान चेंज हो गया। किन किन ममालिक से उनके इन 6 रोज के दरमियान राब्ते हुए, कितनी बार राब्ते हुए और क्या बातचीत हुई उन ममालिक के सरबराहान से, आज के वीलॉग में ये तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। साथ ही इंतजार किया जा रहा था आर्मेनिया की इस जंग बंदी की स्टेटमेंट के बाद कि अज़रबैजान का क्या रिस्पॉन्स आएगा इस हवाले से। तो मैं पिछले व्लॉग में देख रहा था आपके कमेंट्स, तो ज्यादातर की यही राय थी कि अज़रबैजान को रुकना नहीं चाहिए, जंग बंद नहीं करनी चाहिए और चलते रहना चाहिए जब तक अपने इलाके वापस ना ले ले। तो अज़रबैजान के जो सदर हैं इल्हाम अलीयव, उन्होंने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया तफसीली, और उस इंटरव्यू में इन तमाम सवालों के जवाब दिए। उसकी तफसीलात बताऊंगा और साथ ही आपको ये बताऊंगा कि जो इलाके फतह किए हैं अज़रबैजान ने, जिनसे कब्जा छुड़वाया है आर्मीनिया का, वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और दोनों ममालिक के दरमियान जो लड़ाई है उसकी क्या सूरत हाल है, ये तमाम तफसीलात बताऊंगा आज के व्लॉग में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि निकोल पशिन्यान, आर्मेनिया के जो वज़ीर आज़म हैं, जिनकी जानिब से स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट्स आ रही थी जंग के हवाले से, उनका मैं आपको बता दूं कि मुल्क में अगर देखा जाए उनके कंट्री में, तो उनकी बड़ी स्ट्रिक्ट और रिजिड किस्म की नेचर और जिस किस्म के ताल्लुकात उनके अपनी अपोजिशन के साथ हैं, तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि निकोल पशिन्यान जो है वो स्टेप बैक नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने जंग का कह दिया है। लेकिन 6 रोज में उन्होंने स्टेप बैक किया और उन्होंने, उनकी वजारत खारजा ने बयान जारी किया और जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी। हुआ क्या? सबसे पहले तो रीजन ये है कि उनकी ठुकाई बहुत हुई आर्मेनिया की, जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये वजह पहली कि उन्होंने जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की। दूसरी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये इंटरव्यू दे रहे हैं आर्मेनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान अल जजीरा को, और उनसे जो सवाल किया गया उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब ये लड़ाई शुरू हुई, इस तनाज़े ने सर उठाया 27 सितंबर 2020 को, तो उन्होंने सबसे पहले रशिया से रब्ता किया, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से 2 बार रब्ता हुआ और इस मामले पर ताउन की अपील की गई, कोऑपरेशन का कहा गया, रशिया को कहा जो आर्मेनिया के वज़ीर आज़म है। तो रशिया क्योंकि खित्ते का इंपॉर्टेंट मुल्क है, उसके अज़रबैजान के साथ भी ताल्लुकात हैं, उसके आर्मेनिया के साथ भी ताल्लुकात हैं, तो रशिया की जानिब से, व्लादिमीर पुतिन की जानिब से सालसी की पेशकश की गई। आर्मेनिया के वज़ीर आज़म ने फ्रांस के सदर से रब्ता किया, फ्रांस की जानिब से बड़ी स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट सामने आई अज़रबैजान के खिलाफ भी और तुर्की के खिलाफ भी। लेकिन एंड क्या हुआ? टॉक्स की पेशकश की गई फ्रांस की जानिब से भी। फिर जो है आर्मेनिया के वज़ीर आज़म, उन्होंने जर्मनी के चांसलर से रब्ता किया और इस मामले पर बातचीत की, जर्मनी की जानिब से भी घास नहीं डाली गई। मैं पिछले व्लॉग में देख रहा था कमेंट्स में आप ईरान से मुतालिक बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे कि ईरान जो है वो बैकडोर सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया को अज़रबैजान के खिलाफ। तो इस इंटरव्यू में निकोल पशिन्यान ने बताया कि जो चौथा मुल्क था जिससे उनका रब्ता हुआ वो था ईरान। ईरान के सदर हसन रूहानी से आर्मेनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान ने रब्ता किया और ईरान से भी बातचीत की गई ताउन से मुतल्लिक। ऑफिशियल जो चीज़ सामने आई ईरान की जानिब से वो थी सालसी की पेशकश। कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि ईरान जो है वो बैकडोर सपोर्ट कर रहा था आर्मेनिया को, जिस वाले से आप लोग भी सवाल कर रहे थे, इस पर भी मैं बात करूंगा। तो खैर, जो सालसी की पेशकश हुई तमाम ममालिक की जानिब से, तो आर्मेनिया के वज़ीर आज़म ने UN के जनरल सेक्रेटरी को टेलीफोन किया और उनसे इस मामले पर बात की और उनसे कहा कि जी जान छुड़ाओ साडी। तो ये राब्ते हुए, उसके बाद 6 रोज के दौरान ये राब्ते हुए,
اس کے بعد نکول پشنیان نے جب دیکھا کہ بھی بہت مار پڑے گی تو انہوں نے پھر ان کی وزارت خارجہ نے ثالثی کے لیے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی، ورنہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا، بڑے ریجڈ نیچر کے انسان ہیں آرمینیا کے جو وزیر اعظم ہیں۔ خیر انتظار کیا جا رہا تھا آذربائیجان کے ریسپانس کا، تو آذربائیجان کے صدر نے بھی الجزیرہ کو انٹرویو دیا اور اس میں ان سے جب پوچھا گیا کہ جی سیز فائر کے لیے رضامندی ظاہر کر دی گئی آرمینیا کی جانب سے، تو اب آذربائیجان کیا کرے گا، اس کا سٹانس کیا ہوگا؟ تو جو الہام علییف ہیں صدر آذربائیجان کے، انہوں نے یہ کہا کہ آرمینیا جو ہے وہ پہلے تو اس نے پرووک کیا آذربائیجان کو جنگ کے لیے، اکساتا رہا، اس قسم کی حرکتیں کی گئی شروع سے ہی آرمینیا کی جانب سے۔ جب آرمینیا نے 90s میں جو علاقے جن پر قبضہ کیا تھا آذربائیجان کے جن علاقوں پر، وہاں پر مسجدوں کو شہید کیا، ان کی بے حرمتی کی، مسجدوں میں جانور لا کے کھڑے کر دیے اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا، تو یہ جو الیکٹ ہوئے نکول پشنیان جب الیکٹ ہوئے 2018 میں وزیر اعظم بنے، اور انہوں نے الیکٹ ہوتے ہی جو ہے یہاں پر دوبارہ سے آذربائیجان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اکسانا شروع کر دیا، تو آذربائیجان نے ریسپونڈ کیا اس کا۔ جو آذربائیجان کے صدر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نکول پشنیان جو ہے وہ انہیں غلط فہمی تھی کہ ان کو بڑا تعاون ملے گا خطے سے، رشیا سے، فرانس سے، لیکن ایسا ہوا نہیں، گیم الٹی ہو گئی اور انہیں جو ہے بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا اس لڑائی کے دوران۔ یہ جو ہے آذربائیجان کے صدر نے انٹرویو کے دوران کہا کہ جب شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کہیں سے مدد بھی نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، لیکن انہوں نے ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے پری کنڈیشنز رکھی ہیں، اور ان پری کنڈیشنز میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نگورنو قرباخ آرمینیا کا حصہ ہے اور ہم اس کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں۔ آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ یہ جو پری کنڈیشن ہے نا کہ آرمینیا کا حصہ ہے نگورنو قرباخ، یہاں پر بات چیت معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے بات چیت کا، کیونکہ یہ جو لڑائی ہے، جو جھگڑا ہے جو چلتا آ رہا ہے برسوں سے، یہ معاملہ ہی اس کا ہے کہ نگورنو قرباخ کس کا حصہ ہے، اور وہ یو این کی قراردادوں سے ظاہر ہے کہ وہ کس کا حصہ ہے۔ جو الہام علییف ہیں انہوں نے یو این پر بھی سوالیہ نشان کھڑا کیا، اور انہوں نے کہا کہ یو این جو بائسڈ قسم کے اس کے فیصلے ہیں کہ کچھ قراردادیں تو ان کی ایسی ہیں جو گھنٹوں اور دنوں میں امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں، لیکن جب بات آئے آذربائیجان کی اور جب بات آئے کشمیر کی اور جب بات آئے فلسطین کی تو وہ وہاں پہ خاموش ہیں۔ جو الہام علییف ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جب بات آئے آذربائیجان کی تو یو این جو ہے وہ اتنی تیزی سے رسپونڈ نہیں کرتا اور خاموش ہے وہاں پہ، تو یو این کو چاہیے کہ یہ معاملہ بات چیت سے حل کروایا جائے۔ جو آذربائیجان کے صدر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پیسفل سولوشن چاہتے ہیں اس معاملے کا، اس تنازع کا، لیکن یہ وے ہے جو آرمینیا کا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اگر اس پوائنٹ پر اڑا رہا آرمینیا کہ نگورنو قرباخ ان کا حصہ ہے تو ہم طاقت کے زور پہ، جو کہ ہم نہیں چاہتے، ہم طاقت کے زور پر یہ علاقے ان سے واپس چھڑوا دیں گے۔ یہ گفتگو کی انہوں نے انٹرویو کے دوران، اور ان سے جب سوال کیا گیا ان علاقوں کا جو انہوں نے فتح کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جو علاقے فتح کیے گئے ہیں ادھر جن مساجد کی بے حرمتی کی گئی ہے، توڑ پھوڑ کی گئی ہے، انہیں دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا، ان مساجد کو دوبارہ سے وہ علاقے آباد ہوں گے پرانے ناموں کے ساتھ، کیونکہ آرمینیا نے جب سب قبضہ کیا تھا تو مسجدوں کی بے حرمتی کی اور ان علاقوں کے نام بھی تبدیل کر دیے تھے۔ تو آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ علاقوں کے نام دوبارہ سے انہی پرانے ناموں پر ان علاقوں کے نام رکھے جائیں گے اور انہیں دوبارہ سے اسی طرز پر آباد کیا جائے گا جیسے وہ پہلے تھے۔ یہ گفتگو کی انہوں نے، اور انہوں نے جو ہے یہ بتایا کہ اب یو این اگر چاہے تو یہ معاملہ پیسفلی حل ہو سکتا ہے۔ آرمینیا کے جو وزیر اعظم ہیں ان سے جب ریفرنس دیا آذربائیجان کے صدر کے انٹرویو کا اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ریسپانسبل ہیں نگورنو قرباخ کی سیکیورٹی کے، کیونکہ 1988 میں جو ریفرینڈم ہوا تھا اس میں جو رائے دی گئی تھی جو آرمینینز ہیں وہاں پہ، اور جو اسٹیٹ بنائی گئی تھی سوویت یونین کے دوران، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ یہ ہمارا ہے نگورنو قرباخ،
उस रेफरेंडम के मुताबिक। तो हम ये तो इस पे तो कोई वो नहीं है सोल्यूशन इसका, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा आर्मीनिया। तो बात वही आ गई कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो अड़े हुए हैं नगोर्नो कराबाख पर, और जो सालसी की पेशकश की गई आर्मीनिया की जानिब से, सालसी पर रजामंदी जाहिर की गई, वो सिर्फ इसीलिए थी कि उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं आ रही थी और यहाँ से इन्हें रोकने के लिए आखिरी सोल्यूशन यही था। लेकिन फिर सालसी की पेशकश पर, सालसी पर रजामंदी जाहिर करने के बाद उन्होंने प्री कंडीशंस भी रख दी। तो आज़रबाईजान जो है वो इन पॉइंट्स पर टॉक्स करने पर रजामंद नहीं है, और जिसका सबूत आज़रबाईजान ने लास्ट नाइट दिया हमला करके आर्मीनिया पर, और काफ़ी फौजी उनके हलाक हुए इस भारी हमले में। तो जंग जारी रखने का कहा गया आज़रबाईजान की जानिब से कि जब तक यूएन अगर आ जाए और दिनों के अंदर और घंटों के अंदर ये मामला अपनी रेजोल्यूशंस के मुताबिक हल करवा दे, तो दिस इज़ द ओनली वे कि हम जंग रोक दें, और हम यही चाहते हैं कि पीसफुली हल हो जाए। लेकिन इस तरह से प्री कंडीशंस रख के ये मामला कभी हल नहीं होगा। तो अब जो है बॉल जो है वो यूएन की कोर्ट में है। यूएन जो है अगर इस मामले को दिनों और घंटों में सॉल्व करवा सकता है तो ठीक है, वरना फिर ये जंग जो है ये जो बड़ी जंग की सूरत भी इख्तियार कर सकती है। और जब ये सवाल किया गया कि खित्ते के दीगर ममालिक अगर इस जंग में आ जाएं तो फिर तो ये बहुत बड़ी जंग हो जाएगी, तो इस पर आज़रबाईजान के सदर का ये कहना था कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस जंग में कूदेगा, यह हमारा आपसी मामला और हम आपस में सॉल्व कर लेंगे अगर यूएन बीच में किरदार अदा नहीं करती। तो अब जो है यूएन के कोर्ट में है बॉल, और यूएन को चाहिए कि इस मसले को हल करवाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ऐसे से बहुत से मसाइल हैं, जैसे मसला कश्मीर है जिसको लेकर दो एटमी ममालिक काफ़ी बार आमने सामने आ गए, लेकिन यूएन के कान पे जूं भी नहीं रेंगी और वो खामोश है। इसी तरह फ़लस्तीन और इसराइल का मामला है जिस पर खामोशी है। तो फिर ये मामला भी जो है इसी तरह ही सॉल्व हो सकता है कि आज़रबाईजान आगे बढ़ता रहे। तो एंड जब उनकी बस हो जाएगी आर्मीनिया की, तब शायद आर्मीनिया ये इलाके वापस कर दे। और इसी तरह का एक्शन जो है वो ये कहा जा रहा है डिफरेंट फोरम्स पर, स्पेशली सोशल मीडिया पर अवाम जो राय दे रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से कि पाकिस्तान को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। तो ये अब यूएन के रोल पर डिपेंड है कि जो एटमी कुव्वतें हैं वो आमने सामने ना आ जाएं, जो कई बार आमने सामने आई लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया इस मामले का। साथ ही मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा इस तनाज़े के हवाले से। फ़िलहाल तो लास्ट नाइट हमला किया गया आज़रबाईजान की जानिब से, लेकिन अब वो शिद्दत नहीं है, क्योंकि अब बातचीत पर एक मुल्क ने रजामंदी जाहिर कर दी। अगर वो पॉइंट से पीछे हट जाए एक मुल्क आर्मीनिया नगोर्नो कराबाख के पॉइंट से पीछे हट जाए तो मामला बातचीत की तरफ जाएंगे, अदरवाइज ये जंग जो है वो फिर फुल वॉर की सूरत इख्तियार कर सकती है। और जो ईरान के हवाले से जो बात हो रही है और जो खबरें आ रही हैं उस पर मैं तफसील से एक वीलॉग बनाऊंगा जिसमें मैं हिस्ट्री बताऊंगा कि इन तीनों ममालिक के, आज़रबाईजान, आर्मीनिया के और ईरान के आपस में कैसे ताल्लुकात हैं। आज़रबाईजान जो कि एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है तो उसके ईरान से कैसे ताल्लुकात हैं, और आर्मीनिया के कैसे ताल्लुकात हैं, और आर्मीनिया ने ईरान के सदर से क्यों रब्ता किया, और इन खबरों में ये जो गर्दिश कर रही हैं इनमें कितनी सच्चाई है, कितना प्रोपेगेंडा है और कितनी हकीकत है। मैं ये आपको अगले व्लॉग में, तफसीली व्लॉग में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको इन तीनों ममालिक के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ रिलेशन से आगाह करूंगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।